दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार होता है और एक व्यक्ति को होने के नाते मुझे भी अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार है। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में पैदा हुआ था, जिसे अब बाँट करके कौशाम्बी बना दिया गया है। मेरी तहसील सिराथू है और सिराथू से 3 किलोमीटर पश्चिम में एक छोटा-सा गाँव है, जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। जिस समय होश संभाला, उस समय मेरे गाँव में बेसिक अम्यूनिटीज़ सुविधाओं के मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था। जब मैंने होश संभाला और मुझे याद है, तो मेरे पूरे गाँव में एक साइकिल हुआ करती थी और लोगों के पास साइकिल भी नहीं थी। बिजली का नामो-निशान नहीं था, सड़क होने का सवाल ही नहीं उठता था। लोग बाग बाज़ार जाया करते थे, पैदल ही जाते थे और पैदल ही आते थे। बैलगाड़ी में सामान लेकर के अपने जो पैदावार होती थी उसको बेचने के लिए या गधों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर लाद करके उनको बेचने के लिए बाज़ार जाया करते थे। हमारे गाँव से पश्चिम में करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक छोटा-सा गाँव था, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल था, जहाँ पर 2 ही या 3 अध्यापक हुआ करते थे। जब मैंने वहाँ पर पढ़ना शुरू किया, तो एक हेडमास्टर हुआ करते थे और एक और अध्यापक हुआ करते थे। उस स्कूल में बैठने के लिए एक टाट हुआ करता था, या आप घर से अपना बोरा लेके जाइए और वहाँ पर ज़मीन में बैठिए। 5वीं पास करने के बाद वहीं पर एक जूनियर हाई स्कूल था, जहाँ पर हमने 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद हाई स्कूल 9वीं और 10वीं गाँव से करीब 7 किलोमीटर दूर एक इंटर कॉलेज था, वहाँ से किया था। गाँव से इंटर कॉलेज तक खेतों के बीच से जाया करते थे। मुझे 9वीं क्लास तक साइकिल चलानी नहीं आती थी, तो पैदल ही जाता था, पैदल ही आता था। 9वीं क्लास के जब एग्ज़ाम हुए, उस समय धीरे-धीरे साइकिल सीखी और फिर पिताजी ने एक साइकिल दिला दी और उस चक्कर में फिर मैं अपने कॉलेज साइकिल से जाया करता था। साइकिल से जाने का रास्ता रेलवे लाइन के किनारे-किनारे था। जो इलाहाबाद कानपुर मेन लाइन है, उसके किनारे-किनारे रास्ता हुआ करता था, उससे जाया करते थे। सिराथू पहुँच करके फिर रोड मिलता था, वहाँ से सैनिक कॉलेज तक पहुँच जाते थे। 10वीं करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मैं देहरादून चला गया और वहाँ पर मैंने इंटरमीडिएट किया, बीएससी किया। उसके बाद घर में कुछ माहौल बिगड़ गया और मुझे 2 साल के लिए ब्रेक लेना पड़ा। उसके बाद मैंने एमएससी जाके देहरादून से पूरी की और फिर मैं एमफिल करने के लिए दिल्ली आया, आईआईटी से पीएचडी भी कर रहा था। तब तक घर का माहौल कुछ ऐसा था कि पीएचडी कंटिन्यू करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था और मैंने आईआईटी छोड़ कर के कस्टम में नौकरी जॉइन कर ली और सन 85 में मैं
बंबई चला गया। इतना सब बताने का मतलब ये है कि मैं ऐसे वातावरण से गुजरा हूँ, जिस समय मैं सोच ही नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश का कुछ विकास होगा। जिस समय हम बच्चे थे, उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। जब मैं हाई स्कूल कर रहा था, उस समय हेमंत बहुगुणा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हमारे इलाके को, पूरे इलाके को कोई भी नेता आकर के ध्यान नहीं दिया करता था। और जब मैं देहरादून पहुंचा, तो मालूम पड़ा कि देहरादून के जो नेतागण हैं, वो देहरादून शहर को अच्छा बनाने के प्रकरण में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। 1984-85 में जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई, तो एक प्रपोजल आया था, जब इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन साहब संसद सदस्य बने थे, कि वहां पर एक कोच फैक्ट्री बनेगी। पता नहीं किस कारणों से वो कोच फैक्ट्री का वहां पर निर्माण नहीं हो पाया, और वो कोच फैक्ट्री कपूरथला में चली गई। हमारा इलाका पूरे 30-40 साल तक बिल्कुल अपेक्षित रहा। किसी ने उसकी तरफ उपेक्षित रहा, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। 2017 में मैं जब गांव गया था, तो उस समय मैंने वहां पर देखा कि सिराथू से गांव तक के लिए एक पक्की सड़क बन गई है, जो आगे जहां पर मैं अपना प्राइमरी स्कूल पढ़ता था, उधर की तरफ जाती है। वो भी शायद मायावती की सरकार के टाइम में बनी है, जो उन्होंने नहर की जो पट्टी थी, उसके किनारे जो जगह थी, उसको सड़क के तरीके से बना दिया था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि सन 78 के आसपास में हमारे गांव के पास से एक नहर निकाली गई थी। गंगा सहायक नहर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन उसमें कभी पानी नहीं आया था। सिंचाई लोग बाग पहले दो बैलों की जोड़ी के हिसाब से कोहरे से करते थे, या फिर दुगले से करते थे, या और आगे जब थोड़ा सा उन्नति हुई, तो छोटे छोटे इंजन से कुएं से पानी निकाल करके खेती किया करते थे, सिंचाई किया करते थे। जब मैं गांव में पहुंचा 2017 में, तो वहां पर पूरे गांव में बिजली थी। हमारे गांव में बिजली मेरे ख्याल में अंबेडकर गांव होने के नाते 1998 के आसपास में आ गई थी। तभी भी मायावती ही थी शायद मुख्यमंत्री। 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, और हमारे सिराथू के लोकल नेता केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बने, तो हमारे इलाके का थोड़ा सा विकास होना शुरू हुआ। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पिछले 6-7 सालों में कायाकल्प कर दिया है। नोएडा के पास जेवर में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है। अयोध्या का कायाकल्प हुआ है, वो तो आपने देखा ही है। वाराणसी का कायाकल्प हुआ है, वो आपने देखा है। इलाहाबाद से वाराणसी का जो हाईवे बना है, वो देखा है आप लोगों ने। मायावती ने जो दिल्ली से आगरा वाला जो यमुना एक्सप्रेस पे बनवाया था, वो भी आपने देखा है। अखिलेश यादव ने आगरा से लखनऊ का जो हाईवे बनवाया है, वो भी देखा है आप लोगों ने। मतलब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर अग्रसरित हो रहा है। अभी पिछले सोमवार को मैंने एक खबर पढ़ी, जिससे मेरा दिल बाग बाग हो गया,
और वो खबर ये है कि जो एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है अमेरिका की बोइंग, उसने उत्तर प्रदेश में खुर्जा के पास स्पेयर पार्ट्स बनाने का वेयरहाउस, स्पेयर पार्ट रखने का वेयरहाउस बनाया है। अब ये खबर इतनी दबी हुई थी, जिसके बारे में शायद किसी मीडिया चैनल ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन मेरे लिए खबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में बोइंग जैसी कंपनी द्वारा वेयरहाउस, अपने स्पेयर पार्ट्स रखने का वेयरहाउस बनाने का मतलब ये है कि अब भारत की विकास की गति और तेज होने वाली है। आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल भारत ने बोइंग के साथ काफी समझौते किए थे। अभी तक हम लोग अगर अमेरिका की तरफ या यूरोप की तरफ आना है तो दिल्ली से या बंबई से एमिरेट की फ्लाइट, कतार की फ्लाइट या इतिहाद की फ्लाइट लिया करते थे, जो हमें दुबई, दोहा या अबू धाबी में उतारती थी। उसके बाद में हमारे को दूसरी फ्लाइट मिलती थी, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती थी। इवन अगर कोई ईस्ट एशिया से, सिंगापुर से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से अगर यूरोप आना चाहता है तो इन्हीं फ्लाइट को पकड़ करके पहले अबू धाबी, दुबई और दोहा में उतरता था। उसके बाद फिर वो दूसरी फ्लाइट पकड़ करके यूरोप या अमेरिका की तरफ जाया करता था। इस समाचार ने ये तो बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में अमेरिकन कंपनियों को भी ये भरोसा हो गया है कि वो उत्तर प्रदेश में निवेश कर सकते हैं। अब मैं आपको समाचार पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखिए, एयरक्राफ्ट बनाने वाली इस इंटरनेशनल कंपनी ने यूपी में खोला वेयरहाउस, फ्लाइट के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई होगी आसान। बोइंग वेयरहाउस इन उत्तर प्रदेश। अमेरिकी एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चर कंपनी बोइंग ने सोमवार को फ्लाइट के स्पेयर पार्ट की सप्लाई के लिए उत्तर प्रदेश के खुर्जा एक वेयरहाउस फैसिलिटी खोलने का ऐलान किया है। बोइंग वेयरहाउस इन उत्तर प्रदेश। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी बोइंग ने सोमवार को फ्लाइट के स्पेयर पार्ट की सप्लाई के लिए उत्तर प्रदेश के खुर्जा में एक वेयरहाउस फैसिलिटी खोलने का ऐलान किया है। बोइंग ने बयान में कहा है कि 36,000 वर्ग फुट का भारत वितरण केंद्र तीसरे पक्ष के लॉजिस्टिक प्रदाता डीबी सेकर के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, जो उच्च बेड़े के उपयोग के बनाए रखने में क्षेत्रीय विमानन ग्राहकों का समर्थन करेगा। इसमें कहा गया कि भारत का ये नया स्थान दुनिया भर के 8 वितरण केंद्रों में से एक है। बोइंग के 8 वितरण केंद्र हैं, उसमें से अब ये एक हो गया है, जो विशेष रूप से बोइंग के वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए कल पुर्जे रखता है और भेजता है। देश के एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनने की सप्लाई होगी आसान। बोइंग के अध्यक्ष सलील गुप्ते ने कहा कि ये केंद्र भारत में बोइंग विमानों के स्पेयर पार्ट्स की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करेगा, इसमें लगने वाले समय को कम करेगा, उपलब्धता में सुधार करेगा और यहाँ एमआरओ उद्योग का समर्थन करेगा। बोइंग ने पिछले साल की शुरुआत में बेंगलुरु में एयर शो के दौरान वितरण केंद्र में अपने निवेश की घोषणा की थी। ये है, ये समाचार है। अब इस समाचार के बाद मैं आपको एक समाचार और दिखाता हूं जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। वो ये है, ये देखिए,
भारतीय कंपनियों ने 1 वर्ष के लिए 1120 विमानों के ऑर्डर अकासा एयर बोइंग ने खरीदने जा रही है। 150 एयरक्राफ्ट। अकासा से पहले टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने पिछले साल फरवरी में 470 विमानों, 250 एयरबस और 220 बोइंग का ऑर्डर दिया था। बाद में जून में देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने एयरबस से 500 नैरो बॉडी विमान खरीदने का ऐलान किया था। इन ऑर्डर के अलावा विमानन कंपनी को इन विमानों की डिलीवरी मिलना बाकी है, जिसका ऑर्डर उन्होंने पहले दिया था। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन का विस्तार करने के लिहाज से अकासा एयरलाइन ने गुरुवार को विमान निर्माता कंपनी बोइंग को 150 737 मैक्स विमानों का ऑर्डर दिया है। इसके साथ ही एक साल में कम से कम 3 भारतीय विमानों द्वारा कुल 1120 विमानों का ऑर्डर दिया जा चुका है। अकासा ने पहले टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया से पिछले साल फरवरी में 470 विमानों का ऑर्डर दिया था। बाद में जून में देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी इंडिगो ने एयरबस से 500 नैरो बॉडी विमान खरीदने का ऐलान किया था। इन ऑर्डर के अलावा विमानन कंपनियों को इन विमानों को डिलीवरी मिलना बाकी, जिसका ऑर्डर उन्होंने पहले दिया था। अकेले इंडिगो के पास लगभग 1000 विमानों का ऑर्डर अकेले इंडिगो के पास 1000 विमानों का ऑर्डर बुक है। परिचालन से बाहर गो फर्स्ट ने भी 72 विमानों का ऑर्डर दिया है। एक विश्लेषण के अनुसार आने वाले सालों में घरेलू विमान कंपनियों को कुल मिलाकर 1600 से अधिक विमानों की डिलीवरी मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में भारतीय विमानन कंपनियों के पास 730 विमान है। अकासा को 2032 तक विमान मिलने की उम्मीद अकासा को 2032 तक विमान मिलने की उम्मीद है। अकासा एयरलाइन के ने जिन 150 विमानों को ऑर्डर दिया है, उसमें से 737 मैक्स 10 और 737 मैक्स 8 200 विमान शामिल है। कंपनी को इनकी डिलीवरी 2032 तक मिलने की उम्मीद है। 2021 में कंपनी ने 72 बोइंग 737 मैक्स विमानों को शुरुआती ऑर्डर दिया था और उसके बाद 2023 में 4 बोइंग 737 मैक्स 6 विमानों को ऑर्डर दिया। कंपनी के पास अभी 22 विमान और अगले वर्ष 8 वर्षों में 204 विमानों की डिलीवरी मिलेगी। अकासा एयरलाइंस के संस्थापक और सीईओ विनय दुबे ने कहा कि ये बड़ा और ऐतिहासिक विमान ऑर्डर कंपनी के इस दशक के अंत तक दुनिया की शीर्ष 30 अग्रणी विमान लाइनों में शामिल कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अकासा एयरलाइन ने 7 अगस्त 2022 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया था। 2840 नए विमान, 21,000 पायलट की जरूरत। इससे क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो कितनी नौकरी मिलेगी, ये सोचिए। एयरबस भारत को अगले 20 साल में 2840 नए विमान और 41,000 पायलटों की जरूरत होगी। एयरबस भारत और दक्षिणी एशिया के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक रेमी मिलार्ड ने यह अनुमान जताते हुए कहा कि देश में 47,000 तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता भी होगी। इसके विंग इंडिया 2024 के मौके पर कहा कि एयरबस इस दशक के अंत तक भारत से अपने सोर्सिंग को मौजूदा 75 करोड़ डॉलर से दुगना कर $1.5 अरब कर देगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल एयरबस को 750 विमानों का ऑर्डर मिला और उसने भारतीय एयरलाइंस कंपनी को 75 विमानों की आपूर्ति, जिसमें से 71 इंडिगो को, 19 एयर इंडिया को, 14 विस्तारा को और 1 गो फर्स्ट को दिया। 2030 तक 30 करोड़ हो जाएगी घरेलू विमानों की संख्या। सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि 2030 तक भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दुगनी होकर 30 करोड़ सालाना हो जाएगी और भारत में विमानन पहुंच 10-15 हो जाएगी। हैदराबाद में विक्स इंडिया 2024 में उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि 2030 तक एयरपोर्ट और एयर वाटर ड्रम की संख्या मौजूदा 149 से बढ़कर 200 से अधिक हो जाएगी। सिंधिया ने कहा कि आबादी के अनुपात में आज हमारी विमानन पहुंच 3 से 4% है, जो 2030 तक बढ़कर 10 से 15% हो जाएगी। हमें अभी भी 85% जनता तक पहुंचना बाकी। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में घरेलू हवाई यात्री यातायात में 15% वृद्धि हुई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात में 6.1% की। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन बाजार। सिंधिया ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन बाजार और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन बाजार है। अगर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को मिला दिया जाए तो भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाजार है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में विमानों के सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ।
ये 9 घंटा पहले देखिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज बोइंग इंडिया के टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन करेंगे बोल रहा है, कर दिया है अभी, कर दिया, करेंगे। बोइंग का अनुमान है कि भारत को 2042 तक 2,500 नए विमानों की आवश्यकता होगी। बोइंग के अनुमान है कि भारत को अपने बढ़ते नागरिक उड्डयन बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2042 तक 2,500 से अधिक नए विमानों की आवश्यकता होगी। नागरिक उड्डयन कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी विंग इंडिया 2024 में एक संवाददाता सम्मेलन में बोइंग के वाणिज्यिक विमानन के अध्यक्ष डेरेन हाल्ट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है भारत सहित दक्षिणी एशिया के देशों में स्थित एयरलाइंस अपने बेड़ों को चौगुना कर देगी अगले 2 सप्ताह तक। पिछले साल के पूर्वानुमान के आधार पर यह अनुमान लगाया कि दक्षिण एशिया की एयरलाइनों को 2042 तक 2,705 से अधिक नए विमानों की आवश्यकता होगी। भारत इस मांग का 92% से अधिक यानी 2,500 से अधिक विमानों की प्रतिनिधित्व करेगा। कंपनी के पूर्वानुसार दक्षिणी एशियाई क्षेत्र अगले 2 साल के दौरान 8% से अधिक की वार्षिक यातायात वृद्धि के सबसे तेजी। ठीक है, अब ये और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बाइटेक परिसर का उद्घाटन किया और कहा बोइंग टेक सेंटर पूरे विश्व में विमानन क्षेत्र को मजबूत करेगा। ये बोल रहे हैं पीएम मोदी ने कर्नाटक में नए बोइंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया। पीएम का बेंगलुरु भारत के टेक पोटेंशियल को ग्लोबल डिमांड में जोड़ता है। बोइंग का यह नया ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलुरु की पहचान को मजबूत करेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने आज शुक्रवार को बेंगलुरु कर्नाटक में नए बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का परिसर का उद्घाटन। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, वहां उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, बेंगलुरु वो शहर है जो आकांक्षाओं को नवाचारों और उपलब्धियों से जोड़ता है। ये वो शहर है जो भारत की तकनीकी क्षमता को वैश्विक मांगों से जोड़ता है। बोइंग का ये नया ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलुरु की पहचान को मजबूत करेगा। बेंगलुरु भारत के टेक पोटेंशियल को ग्लोबल डिमांड से जोड़ता है। बोइंग का ये नया ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी बेंगलुरु की उसी पहचान को सशक्त करने वाला है। ये अमेरिका से बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी, इसलिए ये भारत की नहीं पूरी दुनिया का एविएशन मार्केट में एक नई ताकत देने वाला है। ये कैंपस मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड के सैंपल से सशक्त करता है। ये कैंपस भारत के टैलेंट पर दुनिया के भरोसे को भी मजबूत करता है। आज का यह दिन इस बात को भी सेलिब्रेट करता है कि एक दिन भारत इस फैसिलिटी में एयरक्राफ्ट ऑफ फ्यूचर को भी डिजाइन करेगा। आज भारत का चंद्रयान 3 वहां पहुंचा जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। इस सफलता से देश के नौजवानों में साइंटिफिक टेम्पर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आज एविएशन सेक्टर से जुड़ा हर स्टेक होल्डर उस उत्साह से भरा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक हर स्टेक होल्डर भारत में नई संभावना तलाश रहा है। हाल के से मैंने कहा था यही समय है, यही समय बोइंग और दूसरी इंटरनेशनल कंपनियों के लिए भी यही समय है। उनके लिए भारत को तेज ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ को जोड़ने का समय है। भारत एसटीईएम का केंद्र है शिक्षा जिसमें महिला भागीदारी बहुत अधिक है। बोइंग सुकन्या प्रोग्राम से भारतीय महिलाओं को क्षमता से लाभ मिलेगा। पिछले एक दशक भारत को विमानन बाजार पूरी तरह से बदल गया है। सभी हितधारक अब उत्साह और आशावाद से भरे हुए हैं। विनिर्माण से लेकर सेवाओं तक हर हितधारक भारत में नई संभावनाएं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। आज भारत अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है। 2014 में भारत में लगभग 70 परिचालन हवाई अड्डे थे। आज भारत में 150 से अधिक परिचालन हवाई अड्डे हैं। केंद्र सरकार ने केवल हवाई अड्डे बनाए हैं बल्कि उनको बढ़ाने पर भी काम किया है। तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र भारत के विकास और रोजगार सूचना को बढ़ावा देते हैं। अब ये बताइए, अगर 2014 से लेकर के 2023 तक भारत उन्नति नहीं कर रहा होता, भारत में अगर निवेश करने का माहौल नहीं होता, तो ऐसी कंपनियां क्यों आती थी? ये जो कांग्रेसी दुनिया भर की बकवास करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि नहीं भारत में मोदी ने ये नहीं किया, भारत ने मोदी ने वो नहीं किया, ये कितनी गंदी बातें करते हैं। इससे क्या मतलब मिलने वाला है? आज की देश जो है, आज जो हमारा देश है उसको पूरी दुनिया जो है वो लोहा मान रही है। हमारे यहाँ पर बाहर से कंपनियां आ रही हैं और अपना काम शुरू कर रही हैं, उससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जरूरी है क्या कि सरकारी नौकरियों में आप
काम करो तभी आपको रोजगार मिलेगा। अरे जो नौकर होता, नौकर, ये अंग्रेजों ने यहाँ पर एक अलग से श्रृंखला चलाई थी जिससे कि लोग बाग सरकारी नौकरियों के ऊपर भरोसा करते थे। लेकिन अगर आपको अपने आप उन्नति करनी है तो आपको, जैसे अमेरिका में है, खुद एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। बेंगलोर में शुरू होगा बोइंग इंडिया का टेक्नोलॉजी सेंटर, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बोइंग ने बताया 2042 तक भारत में 2500 से ज्यादा नए विमानों की जरूरत। पीएम मोदी ने कहा योग के अनावरण, ये 2 घंटा पहले की बात है, का उद्घाटन किया है, उद्घाटन देखिए नरेंद्र मोदी की खुद का है, ये देखिए। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के बेंगलोर में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया। देश के बढ़ते विमान क्षेत्र में बालिकाओं के प्रवेश में सहायता देने के उद्देश्य से बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का शुभारंभ। बोइंग परिसर पर प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत पहल के सबसे अत्याधुनिक उदाहरणों में से एक बनेगा। सुश्री स्टीफन पोप, सीईओ बोइंग, बीआईसी नवाचार के केंद्र में रूप में होगा और विमानन के क्षेत्र में प्रगति को आगे बढ़ाएगा। बेंगलुरु आकांक्षाओं को नवाचारों और जोड़ेगा। बोइंग की नई सुविधा कर्नाटक के एक नए विमानन केंद्र के रूप में उदय का संकेत है। भारत में 15% पायलट महिलाएं हैं, जो वैश्विक औसत से 3 गुना ज्यादा हैं। सेना की सफलता से भारत के युवाओं को वैज्ञानिक सोच का संचार किया है। तेजी से बढ़ता विमानन क्षेत्र भारत के समग्र विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन करेगा। अगले 25 वर्षों में विकसित भारत का निर्माण अब 140 करोड़ भारतीयों के संपर्क बन चुका है। मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने का भारत का नीतिगत दृष्टिकोण प्रत्येक निवेशक के लिए ये है, देखिए। प्रधानमंत्री ने बेंगलोर में नए आधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन। 1600 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 43 एकड़ का ये परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का इस प्रकार का सबसे बड़ा निवेश है। भारत में बोइंग का यह नया परिसर यहाँ के ऊर्जावान स्टार्टअप, निजी और सरकारी इकोसिस्टम के साथ साझेदारी का आधार बनेगा और वैश्विक एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए अगली पीढ़ी के उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में मदद करे। प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुभारंभ, जिसमें उद्देश्य बढ़ते विमानन क्षेत्र में देश भर में अनित बालिकाओं का प्रवेश में सहायता देना है। ये कार्यक्रम पूरे भारत में लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल रखने, सीखने और विमानन क्षेत्रों में नौकरियों के प्रशिक्षण पाने के अवसर प्रदान करेगा। युवतियों के लिए STEM करियर के रुचि जागने में मदद करने के लिए कार्यक्रम 150 नियोजित स्थानों पर STEM लैब बनाएगा। ये कार्यक्रम पायलट बनने के प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगा। ये देखिए। We thank you, sir, for your gracious presence. We cannot thank you enough for your presence. तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट समाचार था जो देश की इकोनॉमी को, जो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत सुदृढ़ करने वाला है। पता नहीं लोग बाग शाम को 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक या 8 से लेकर 11 बजे तक सिर्फ वही इंडिया अलायंस की बात कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा लकीर से हट करके एक ऐसा समाचार आपको देता हूं जिससे कि आपका दिल भी खुश हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और अगर आप इसे कंटेंट को पसंद करते हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।